वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर रनिंग गुड। आज 13 अक्टूबर 2020 है, दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कोट के साथ। ट्राई टू बी लाइक द टर्टल एट ईज इन योर ओन शेल। इसका मतलब यह है, आपकी जो भी कैपेसिटी है, आपकी जो भी क्षमता है, आप जो भी चाहते हैं, राइट, डोंट कंपेयर विद समवन एल्स। राइट, जो भी आप कर सकते हैं करिए। जो भी आपका आज का पोटेंशियल है उसको 100% यूज़ करिए। राइट, कोई अगर आपसे तेज़ दौड़ रहा है, किसी ने आपसे पहले कोई कोर्स कंप्लीट कर दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनके पीछे हैं। आप ना तो उनके आगे हैं ना उनके इक्वल हैं। आप खुद एक अपनी दुनिया में हैं। वाई टू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन एल्स, इजंट इट? तो ट्राई टू बी लाइक द टर्टल। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर कर लेगा। 16 अक्टूबर तक EMI की ऑफर भी अवेलेबल हैं। तो ऑफर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को, सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में, स्टडी IQ चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। डियर फ्रेंड्स, आज अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे तो यू विल फाइंड टोटल कितने 7 आर्टिकल्स थे, लेकिन सभी के सारे यार, सभी आर्टिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो मीन्स बिल्कुल ही आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एज यू नो कि मैं दूसरे न्यूज़पेपर्स भी देखता हूँ, तो दूसरे पेपर्स भी मैंने देखे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स मुझे मिले जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक जीन एडिटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने बात की थी जीन एडिटिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये 100% परफेक्ट सिस्टम है। फिर दूसरा जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स के बारे में जो अपना डिसीजन लिया है, तो इसके ऊपर प्रश्न पूछने वाला ये एक आर्टिकल है। फिर दिल्ली और वहाँ का पोल्यूशन पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है इनफैक्ट, तो क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। कुछ स्टेप्स यहाँ पर रेकमेंड किए गए हैं, कुछ मैं अपने खुद के रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और लास्ट में जो TRP की गेम है, आपने कई बार सुना होगा कि ये वाला शो जो है इसकी TRP इतनी है, ये वाला शो जो है इसकी TRP सबसे ज़्यादा है, ये एक्सेट्रा, यू नो। तो TRP की जो गेम है वो कितनी बुरी गेम है। मीन्स उसके रूल्स अगर आप देखेंगे तो स्टेटिस्टिशियंस जो हैं वो भी शर्मा जाए, यू नो, कि आंकड़ों के साथ क्या ऐसे भी खेला जाता है। और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पहला जो आर्टिकल है उसका पहला पिक्चर ये वाला देखिए। राइट, दिस इज जस्ट मीन्स रियलिटी में ऐसे नहीं होता है, दिस इज जस्ट अ पिक्चर ताकि हम समझ पाएँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट्स बेसिकली ये जो जीन है उसको यहाँ पर एडिट किया जा रहा है। और नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए जो दिया गया है 2 महिलाओं को दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी टीम जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं, तो 2 महिलाओं को नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2020 अवॉर्ड किया गया है। एक और चीज़, फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने अपनी विल में लिखा है कि एक पुरस्कार जो है वो मैक्सिमम आप 3 लोगों तक या फिर 3 लोगों को शेयर कर सकते हैं। राइट, मैक्सिमम ए ग्रुप ऑफ 3 कैन बी अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं। द रीज़न आई एम सेइंग और शेयरिंग दिस फैक्ट इज़ बिकॉज ये पूरा आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल में क्यों एक और व्यक्ति को ऐड नहीं किया गया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, द 2 साइंटिस्ट्स हैव पायोनियर्ड द यूज़ ऑफ CRISPR। ये समझ लीजिएगा, इससे पहले भी मैंने जब इस आर्टिकल के बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की थी आपसे, तब मैंने बताया था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लस्टर्ड, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट
पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जिसको कहते हैं CRISPR। PDF को डाउनलोड करने के बाद अगर आप स्कूल में जैसे लिखते थे, अगर ऐसे लिखना चाहें तो 10 बार 20 बार लिख लीजिए, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CAS9 जो है उसका मतलब है CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। और ये जो CRISPR CAS जो है इसको कहते हैं जीन एडिटिंग टूल। ये लगभग कुछ ऐसा ही काम करता है। पिछले 8 सालों से ये यूज़ में है, या फिर इसका इन्वेंशन जो है बताया जाता है कि पिछले 8 साल, इसकी डिस्कवरी 8 साल पहले हुई थी। और इतने छोटे टाइम में 8 साल जो हैं वो साइंस की दुनिया में इतना लंबा वक्त नहीं होता है। शायद हमारे जीवन में ये लंबा वक्त हो, लेकिन साइंस में, रिसर्च में इट्स नॉट दैट बिग डील। तो बायोलॉजी में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में इस CRISPR CAS9 सिस्टम का इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगा है। बहुत सारे छोटे बड़े बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिला है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, नए सीड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इस जीन एडिटिंग टूल की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, PCR दैट इज polymerase chain reaction was invented by whom in which year? किस व्यक्ति ने इस PCR को इन्वेंट किया और किस साल में? ये आपके लिए एक प्रश्न है। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल एज वेल एज GK इंफॉर्मेशन, एंड आई एम श्योर आप इसको सर्च जब करेंगे तब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी रिसर्च आप खुद कर लें। ओके, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न हम देखेंगे। ये बताया जाता है कि ये जो CRISPR हैं इसकी डिस्कवरी तो 1987 में हुई थी। जापानीज रिसर्चर्स ने मिलकर इसकी शोध जो है या फिर इसकी डिस्कवरी जो है वो की गई थी। और उसके बाद बहुत सारी दूसरी डिस्कवरीज भी हुई। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नाम है, तो ये लोगों ने मिलकर CRISPR बनाया। और उन्होंने ये बताया जाता है मीन्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। और जीन एडिटिंग टूल की बात करें तो लिथुआनिया के एक बायोकेमिस्ट हैं, बताया जाता है कि 2012 में उन्होंने एक नोटेबल डिस्कवरी की इस CRISPR के यूज़ को लेकर, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार जो है, क्या ये एक 100%, ऑस्कर की बात करें, ऑस्कर अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, तो क्या ये एक 100% फुल प्रूफ फ्लॉलेस जिसको कहते हैं, जिसमें कोई एरर के चांस नहीं, ऐसी कोई सिस्टम है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। एट द एंड ऑफ द डे एक कमिटी जो है और उस कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनके जो पर्सनल व्यूज़ हैं वो मैटर करते हैं। ऑफ कोर्स वो साइंटिफिक तरीके से जितना हो सके उतना साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहता है कि वो जो बायस हम कहते हैं, बायसनेस, कि आप अगर किसी चीज़ को गलत लिखा गया है या फिर किसी चीज़ में कुछ गलत हुआ है, तो अगर आपका प्रेफरेंस वो है, अगर आप वो चाहते हैं पर्सनल लेवल पर, लेकिन फिर भी आप वो ना करें, आप थर्ड पार्टी के तौर पर इम्पार्शियल तरीके से चीज़ों को देखें, तो ऐसी ही एक्सपेक्टेशन जजेस से या फिर कमेटी के मेंबर से एक्सपेक्ट की जाती है। इनफैक्ट एजुकेटर से भी यही एक्सपेक्टेशन की जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ है। एक अवार्ड था 2018 का, केवली प्राइज़ ऑफ नैनो साइंस, और ये केवली प्राइज़ जो हैं ये तीनों, ये जो शार्पेंटियर और डोडना, ये दोनों 2020 के केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विनर्स हैं। और यहाँ पर जो लिथुआनिया के साइंटिस्ट हैं तो उनका नाम यहाँ पर साथ में नहीं, लेकिन केवली प्राइज़ जो है ये तीनों को मिला था, ये तीनों को एक साथ शेयर्ड प्राइज़ मिला था। तो फिर नोबेल कमेटी ने इनका नाम जो है वो क्यों ड्रॉप कर दिया, या फिर उनको नाम को कंसिडर क्यों नहीं किया, जब बहुत सारे अलग अलग एविडेंस ये बताते हैं कि इस CAS9 में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। The Nobel Committee recognized Charpentier and Doudna as the sole discoverers for programming a CAS9 protein to cut a piece of DNA at a specific site with the help of a small piece of RNA, thereby approving the ability of CRISPR CAS9 to function as a gene editing tool. भारत की बात करें तो भारत में अभी इसकी यूटिलिटी को लेकर जो है वो मीन्स
अभी इतना हम एडवांस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने भी एक जीन एडिटिंग एक्सपर्ट्स की पैनल को गठित किया है, और ये जो पैनल है वो चाहती हैं कि दुनिया में किसी भी जगह पर अगर जीन एडिटिंग को लेकर कोई काम चल रहा है तो ये ओपन होना चाहिए, और ये ट्रांसपेरेंट डेटाबेस जो है वो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करने होंगे एज पर WHO, ताकि कोई भी गलत चीज़ इसमें ना हो। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैं। तो जितने भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, और इसके साथ नेशनल एथिकल गाइडेंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, तो एक बिल है बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च रेगुलेशन बिल, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये दोनों मिलकर ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं हमारे देश में। लेकिन इसमें भी हमें अपग्रेडेशन की एक आवश्यकता है, और WHO की ये जो एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट की जो पैनल है, जीन एडिटिंग एक्सपर्ट की पैनल, वी हैव टू मेक श्योर कि उनको एक्सेस मिले। कई जगहों पर इसके ऊपर बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं, तो कोई गलत चीज़ ना हो। फिर हमने देखा कैसे कोरोना वायरस, अब ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये लैब में जन्म हुआ है इसका, या फिर एक जोनोटिक डिजीज़ हमारी दुनिया में आ गया, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ये एडिट किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना हो, इसको लेकर हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने चाहिए। मूविंग ऑन, द पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये आर्टिकल जो है इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके साथ पर्सनली आई डोंट, पर्सनली एज वेल इन द सेंस पर्सनली, नॉट के पर्सनल बायस की बात नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आई डोंट एग्री विथ। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, अलग होना भी चाहिए, तो ये फुल फ्रीडम है। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल कि मुझे ही सब पता है, यहाँ पर नहीं। आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी 18+ हैं, आपके भी पर्सनल या फिर जो भी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, आपके खुद के ऑब्जर्वेशंस जो हैं, दैट मेक्स यू अ यूनिक पर्सन। तो मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता कि इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स, और एक और चीज़ यहाँ पर, चलिए ये आर्टिकल से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद आ गई क्विकली। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रश्न रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स आपको जैसे अच्छी लगे वैसे बनाएं। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि नोट्स आपको कैसे बनानी चाहिए। आप क्या पढ़ते हैं, आपको कैसे चीज़ें याद आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बड़े पैराग्राफ लिखने से आप चीज़ों को समझते हैं तो दैट विल वर्क। अगर बुलेट पॉइंट्स लिख डालते हैं आप, तो आपको ये, कई लोग जो हैं वो स्पाइडर वो बनाते हैं चार्ट या समथिंग, व्हाट वी कॉल डायग्राम, कि DNA वाला टॉपिक है तो आपने लेट्स से कि पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, राइट। तो पोल्यूशन वाला टॉपिक है तो आपने फिर रखा दिल्ली के इश्यूज़ क्या हैं, WHO क्या रिकमेंडेशन करता है। फिर थोड़े दिनों के बाद कोई और आर्टिकल आपने पढ़ा, उसमें कोई चीज़ें हैं तो फिर आपने कुछ और ऐड पॉइंट्स कर दिए, और फिर रिवीजन के टाइम पर ये सारी चीज़ें। तो इट ऑल डिपेंड्स, टेक्निक्स अलग हो सकती हैं, लेकिन यू हैव टू कस्टमाइज इट कि आपको कैसे चीज़ें रिवीजन के टाइम पर याद आ जाएगी। दिस इज़ हाउ यू मेक नोट्स। दूसरा प्रश्न, एक कॉमन प्रश्न, क्या हमें हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? हम ये वीडियो रेगुलर बेसिस पर देखते हैं कि क्या हमें हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? यस, राइट, आपको पढ़ना ही है। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आपको इस सीरीज़ के ऊपर भरोसा है तो जो आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उतने आर्टिकल्स तो आपको पढ़ने ही चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक दिन आएगा जब आपको इंडिपेंडेंट बनना है। पूरी ज़िंदगी आपको किसी ना किसी कोच की अगर आवश्यकता रही तो दैट इज़ नॉट गुड। एक वक्त था जब मैं भी अपने सर से पढ़ाई करता था, लेकिन उन्होंने मुझे यही सिखाया कि यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, राइट। वो मुझे गाइड करते थे, लेकिन मैं उनके ऊपर मुझे निर्भर कभी नहीं होने दिया। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हेल्प मी, और ये चीज़ ही काम करेगी। तो आप
देखिए वीडियो को, समझिए चीज़ों को और फिर पढ़िए, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 30, 40, 45 मिनट्स। और अगर 2 आवर्स भी हो गए तो दैट्स फाइन, पढ़ाई ही की है ना आपने। अगेन ये टर्टल वाला जो हमने आज जिससे शुरुआत की, आज के डिस्कशन की, तो उसको याद कीजिए। किसी को 45 मिनट्स लगे दैट्स फाइन, किसी को 2 आवर्स लगे दैट्स फाइन, इट्स ओके, टेक इट ईजी, राइट। यहाँ पर ऐसी हड़बड़ी में मत रहिए कि कब मैं, एक ऐसा वक्त था, यू वोंट बिलीव, दिस इज़ अ रियल थिंग दैट आई एम शेयरिंग विद यू। एक ऐसा वक्त था कि मुझे हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को पढ़ने में इट यूज टू टेक 5-6 आवर्स प्लस। इंग्लिश अच्छी थी, राइट, इंग्लिश इश्यू नहीं था, चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो वो सारे स्टेजेस में से मैं निकला हूँ, इसलिए आई कैन टेल यू कि टेक इट ईजी, ऐसी हड़बड़ी में मत रहिए। एक दिन आएगा जब आप अच्छी ग्रिप आ जाएगी चीज़ों के ऊपर, लेकिन पढ़ना है, राइट। तो ये दो चीज़ें, ओके। अब आप इस आर्टिकल को जब भी पढ़ेंगे तब आपको इसके जो भी नेगेटिव व्यूज़, नेगेटिव पॉजिटिव वट एवर इट इज़, आई एम नॉट जजिंग, आई एम नॉट एडिंग एनी सिम्बल्स शेयर, तो ये जो भी हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इस आर्टिकल के जो बेस्ट पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग दिल्ली में जो एक एरिया है जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपको पता होगा कि CAA के खिलाफ और NCR के खिलाफ, NRC के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे थे। तो एक लंबे टाइम से ये चले, फिर कोविड-19 और लॉकडाउन आया, तब जाकर सरकार को इनको हटाना पड़ा यहाँ से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंची और सारी चीज़ें हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है फाइनली कि आप प्रोटेस्ट जो हैं वो इनडिफाइनाइट, यानी कि प्रोटेस्ट की एक लिमिट होनी चाहिए। फिर प्रोटेस्ट सालों तक चलता रहे, ये बात भी सही नहीं है। The court made the dangerous observation that the mode and the manner of dissent against colonial rule cannot be equated with the dissent in a self-ruled democracy। के कॉलोनियल टाइम पर, जब ब्रिटिश राज था, तो उस टाइम पर जो प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें होती थी, तो वो वक्त अलग था, वो डेमोक्रेसी नहीं थी, वो सिस्टम अलग थी। लेकिन डेमोक्रेटिक दुनिया में या फिर डेमोक्रेटिक देश में आप इस प्रकार से चीज़ों को नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पर सेल्फ रूल्ड, राइट, सेल्फ रूल्ड शब्द जो है, सेल्फ रूल्ड डेमोक्रेसी, गांधी जी सेल्फ रूल्ड को क्या कहते थे? गांधी जी का कहना यह था कि सही में, या फिर जो हम कहते हैं कि रियल स्वराज जो है, रियल स्वराज कुछ लोग अथॉरिटी अपने हाथों में ले लें। हमारे ही देश के लोग के पास अगर अथॉरिटी आ जाए तो उसका मतलब स्वराज नहीं है। स्वराज का मतलब तो यह है कि एक एक व्यक्ति, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूं, मेरी आवाज़ सुनी जाए, राइट। ये जो चीज़ है, दैट इज़ रियल स्वराज। रियल स्वराज will not come by acquisition of authority by a few, but the acquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused. In other words, Swaraj is to be attained by educating the masses to be, beg your pardon. In other words, Swaraj is to be attained by educating the masses to a sense of their capacity to regulate and control authority. कि हम authority और authority को regulate और कंट्रोल कर सकें, कि अथॉरिटी, गवर्नमेंट जो है वो पावर का मिसयूज़ ना करें। और पावर का मिसयूज़ सिर्फ ब्रिटिश राज के टाइम पर नहीं होता था, देश में भी होता है, एंड यू नो इट वेरी वेल कैसे होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये हैं कि प्रोटेस्ट जो हैं वो किसी ऑर्डर से, मीन्स प्रोटेस्ट के, आप ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट में वायलेंस बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोटेस्ट जो है उसका एक वक्त होना चाहिए। प्रोटेस्ट होते क्यों हैं? प्रोटेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को जब ऐसा फील होता है कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुई है, तो इक्वालिटी को अटेन करने के लिए प्रोटेस्ट जो है वो सोसाइटी का बैलेंस नहीं बिगाड़ते। सोसाइटी का बैलेंस जब बिगड़ जाता है तब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, isn't it? This is the most important part in this article. कि people protest because they feel that they have been forced into unequal situation. हमें जब लगता है कि हमें unequal situation में डाला गया है, तब जाकर हम प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि इक्वालिटी को फिर से मेंटेन किया जाए। जब बैलेंस सरकार बिगाड़ती है या फिर अथॉरिटी बिगाड़ती है, तब जाकर बैलेंस को सेट करने के लिए, इक्वल बैलेंस अचीव करने के लिए
प्रोटेस्ट किए जाते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर फिर इस आर्टिकल में ये बताया है कि सरकार ने क्या क्या नेगेटिव चीज़ें की सीएए के बारे में, बट आई विल लिव इट ऑन यू गाइस टू जज सरकार इसमें सही थी गलत थी, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, कोई नया टॉपिक तो है नहीं, इसके बारे में भी हमने बहुत सारी चर्चाएं ऑलरेडी कर ली हैं। तो आप खुद तय कीजिए कि सीएए एनआरसी जो हैं ये सही हैं गलत हैं, राइट। आई विल लिव इट ऑन यू गाइस। और कोर्ट जो है, कोर्ट ने ये बताया कि यहाँ पर आई डू एग्री विथ कोर्ट एज वेल, राइट, कि जो मोबिलिटी ऑफ पीपल, राइट टू मोबिलिटी ऑफ पीपल, के लोग जो हैं वो उनकी मोबिलिटी भी उनका एक अधिकार है, इज़न्ट इट। फिर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो सारी चीज़ें चक्का जाम करके रख दें तो ये भी सही नहीं। प्रोटेस्टर्स को ये भी देखना चाहिए कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट्स फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोटेस्ट, राइट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन फिर ये भी देखना चाहिए कि लोग जो हैं, राइट, उनको ऑफिस जाना है, काम पर जाना है, तो वो सारी चीज़ें जब उनके साथ तो कोऑपरेट करें। सिटीजन्स के साथ क्या है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन सिटीजन्स के साथ तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए, तब जाकर आप उनका दिल जीत पाएंगे। टुवर्ड्स क्लीनर एयर इन दिल्ली। दिल्ली और एयर पोल्यूशन एक बहुत ही मीन्स कॉमन चीज़ है, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम सब के पास है। दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो प्रिडोमिनेंटली एक तो स्टबल बर्निंग से, जो स्टबल बर्निंग अलग अलग राज्यों में होता है, तो इसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। फिर थर्मल प्लांट्स हैं, फिर ईंट बनाने वाली जो भट्टियाँ हैं, फिर ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन, और पिछले कुछ टाइम पर हमने देखा था कि पटाखे फोड़ने के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था कि इतने बजे के बाद नहीं, लेकिन फिर भी पोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा चला गया था। तो दिवाली का त्यौहार जो है वो अब इतना दूर नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा, लोग पटाखे फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन पोल्यूशन की वजह से लोगों का जो जीना है वो बहुत ही मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को लंग्स रिलेटेड डिजीज़ होने लगे हैं। और ये बताया जाता है कि दिल्ली सरकार का ये एजेंडा है कि 2025 तक 1/3 जितना पोल्यूशन कम किया जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट 33%, जितना पोल्यूशन है उसको 33% कम किया जाए। PM 2.5 एंड PM 10, इसके बारे में आप जानते होंगे, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये 2.5 उसकी साइज़ है, और PM 10 जो है ये भी उसकी साइज़ है। तो हमारी जो फ़िल्टर सिस्टम है, हमारे नोज़ की फ़िल्टर सिस्टम जो है, उससे ईज़िली ये PM 2.5 एंड PM 10 जो है वो बाईपास हो जाते हैं, फिर हमारे लंग्स में घुस जाते हैं, और फिर कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। दिल्ली की हवा जो है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि नीचे दिए गए दिल्ली के पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए गैसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, वे गैसेस जो दिल्ली की हवा में आपको देखने को मिलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऐसे दो गैसेस हैं जो टॉक्सिक एयर गैसेस हैं, जो आपको बहुत ही हाई क्वांटिटी में दिल्ली में मिलते हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है, ओके। Delhi needs a 65% reduction to meet the national standards for PM 2.5. 65% reduction. और WHO के जो रिडक्शंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा टफ हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ट्रक्स और टू व्हीलर्स जो हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, 20 से लेकर 40% जितना PM 2.5 के कंट्रीब्यूशन में इन ट्रक्स और टू व्हीलर्स का पार्ट है। तो 3 एक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 जो है कि आप एमिशन के ऊपर कंट्रोल, हमारे देश में जो PUC है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये किसी भी काम का नहीं है, राइट। ये इसलिए किसी भी काम का नहीं है क्योंकि इसमें फेल जैसी कोई सिस्टम ही नहीं है। आप 30 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, आपके मोटरसाइकिल का PUC जो है वो निकाल देंगे। पुलिस वाले जो है वो क्या चेक करेंगे, दे जस्ट सी कि आपके पास PUC है या नहीं। आपका PUC दिखाएंगे, दैट्स इट, यू कैन लीव। कितना भी पॉल्यूशन करे, 30, 50, 100, 200 रुपये में आपको लाइसेंस टू पॉल्यूट मिल जाएगा। तो पहले तो इसको हमें इम्प्रूव करना होगा। सेकंड जो है, रिड्यूसिंग प्राइवेट व्हीकल्स, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यस, इट्स अ गुड आइडिया। यहाँ पर मैं वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो हम सिर्फ कार्स और मोटरसाइकिल्स नहीं, लेकिन साइकिल्स, जो आपने देखा होगा, स्केटिंग बोर्ड्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक, और उस टाइप के एक आते हैं, लाइक जस्ट लाइक स्केटिंग, आपको यूट्यूब के ऊपर में उसका नाम फ़िलहाल भूल गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं
लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बस में लेकर जा सकते हैं, और जैसे बस में से उतरें आप उसके ऊपर खड़े हो जाइए एंड आपके मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे चलता जाए। आपने देखा होगा ऐसा यूट्यूब में कभी ना कभी, फॉरेन कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से ये लगे हमें बहुत ही छोटी चीज़, लेकिन ऐसे ऐसे अगर प्रोडक्ट्स मिले तो फिर लोग इसका इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे और पोल्यूशन जो है वो भी कम हो जाएगा। और सिटीज़न के पार्टिसिपेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मूविंग ऑन, द टिरानी ऑफ टीआरपीज। ये जो टीआरपी का चक्कर है कि ज़्यादा टीआरपीज, ये एक स्कैम बाहर आया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ये बताया था कि जो कुछ आई थिंक 3 मराठी चैनल्स थी और एक रिपब्लिकन टीवी जो अर्नब गोस्वामी वाली जो चैनल है, तो उन्होंने बताया कि टीआरपी का पूरा स्कैम जो है वो हमारे देश में चल रहा है। और भारत में डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि नो वन वांट्स टू बी रेगुलेटेड। हर कोई अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करना चाहता है। यहाँ पर कोर्ट्स की भी बात की है। जब सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को बनाया, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रिजेक्ट कर दिया। टेलीविज़न मीडिया जो हैं वो सेल्फ रेगुलेट होते हैं, और एनर्जी रेगुलेटर्स जो हैं वहाँ पर मोस्टली रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है, ताकि पूरा जीवन जो है जिस सरकार की आपने मदद की, तो आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपकी देखभाल इस प्रकार से की जाती है। बहुत सारे आंकड़े यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन जस्ट ये आंकड़ा इनाफ है आपके लिए कि हमारे देश में 550 मिलियन लोग टीवी देखते हैं, और ऑन एन एवरेज हर रोज़ 3.45 यानी कि 3.25 घंटे हर रोज़ टेलीविज़न देखते हैं। हमारे देश में लगभग 800 जितनी चैनल भी हैं, और रेवेन्यू पता है आपको कितना है? 66,000 करोड़ रुपीस। 66,000 करोड़ रुपीस टोटल रेवेन्यू है। इसमें से 40% एडवर्टीजमेंट और बाकी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के लिए है। हमारे देश में टोटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 10 से लेकर 12 बिलियन, इसमें न्यूज़पेपर, डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों एडवर्टीजमेंट आ गई टोटल, राइट। और इसमें से डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात करें, जो टीवी की एडवर्टीजमेंट भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, तो 2 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये कोई छोटी बात है, 2 बिलियन इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट एट ऑल। अब प्रॉब्लम यह है कि टीआरपी और इन सारी चीज़ों को पता है कैसे कैलकुलेट किया गया था। एसवाई कुरैशी साहब का एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, आई थिंक सैटरडे या फिर फ्राइडे को ये आर्टिकल प्रिंट हुआ था, लास्ट सैटरडे या फ्राइडे, लेकिन हमने दूसरे आर्टिकल्स किए थे तो आई डोंट थिंक सो हमने उसको कवर किया था। तो टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट TAM और एक है इंडियन नेशनल टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट, ये दोनों अलग अलग आंकड़े प्रेजेंट करते थे कि फॉर एग्जांपल दूरदर्शन कितने लोग देखते हैं, तो TAM जो है, टैम का कहना होगा कि 2 करोड़ लोग देखते हैं, और INTAM का कहना होगा कि 3 करोड़ लोग देखते हैं। तो दोनों का आंकड़ा अलग अलग था। अब इसमें पूरा जो घोटाला या फिर आप पूरी गेम कैसे थी पता है? 22,000 जितने लोगों को, या फिर आप कह सकते हैं 44,000 जितने हाउस होल्ड्स जो हैं, लेट्स से 50,000 लोगों को, राइट। और यहाँ पर 1 लाख भी होते तो भी ये एक्यूरेट नहीं होता। कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने कुछ टीवीज़ जो हैं आपके घर में आएंगे और कहेंगे कि आपको इतने पैसे देंगे, आप एक टीवी लगाने दो हमें, और ये जो चैनल हैं, चैनल XYZ, ये चैनल ही यहाँ पर ऑन होनी चाहिए, टीवी को बंद नहीं करना है, टीवी कंटिन्यूसली चालू रहेगा, आपका लाइट बिल हम पे कर देंगे, आपको इतने पैसे देंगे, कीप इट ऑन। हम कहेंगे ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर उन्होंने ये लगाए, और फिर इनका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता था और बताया जाता था कि देखिए ये टीवी इतनी देर यहाँ पर देखा जाता है। आपने 20,000 25,000 टीवी जो हैं उनको कंसिडर किया है, और फिर आप एडवर्टीजमेंट कंपनी को यही डेटा दिखाते हैं, और एडवर्टीजमेंट कंपनी जो हैं 25,000 करोड़ रुपीस के डिसीजन सिर्फ 22,000 जितने बैरोमीटर्स या फिर 44,000 घरों में ये जो मीटर्स लगाए गए हैं उनके ऊपर से 25,000 करोड़ रुपीस के डिसीजन लिए जाते हैं। रियल वर्ल्ड की बात करें, जो PhD थीसिस मीन्स PhD, और मैंने PhD तो नहीं की, लेकिन मास्टर्स के डिसर्टेशन के टाइम पर ये Z टेस्ट और P वैल्यू और ये सारी चीज़ें स्टेटिस्टिक्स के बहुत डिफ़िकल्ट लगता था मुझे, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन करना पड़ता था। तो
ये पी वैल्यूज़ फाइंड करना, ये स्टेटिस्टिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको चीज़ों पे आगे बढ़ना होता है और तब जाकर आपको राइट डेटा मिलता है। ये वाली सिस्टम जो है ये एक बहुत बड़ा झोल था। और आज के ज़माने में देखिए, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब को ये पता है कि आपने क्या देखा, आपने जो भी वीडियो देखा वो कितने टाइम तक देखा, और आपको क्या क्या देखना पसंद होगा या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, ये भी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब को पता है। और यहाँ पर इस प्रकार की पुरानी सिस्टम को, और ये भी कोई एक्यूरेट सिस्टम नहीं है, ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और टीआरपी निकाली जाती है। यूके और यूएसए में गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स और कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं उनकी एक पैनल बिठाई जाती है और ये रेगुलेटर्स बनते हैं। हमारे देश में ये दोनों चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं है, शायद पॉसिबल हैं। गवर्नमेंट के कुछ लोगों को जब आप बिठाते हैं तो यू नो इट वेरी वेल कि गवर्नमेंट के वे सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स या फिर दूसरे ऑफिसर्स जिन्होंने सरकार के लिए काम किया, तो ऐसे थैंक यू जेस्चर कि आपने हमारे लिए काम किया, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम किया है, तो आपको यहाँ पर अपॉइंट करवा देते हैं। आप सारे पर्क्स और बेनिफिट्स जो हैं वो एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए। और अगर आप प्राइवेट वर्ल्ड से कुछ लोगों को लेकर आएंगे तो फिर वो अपने प्रॉफिट, तो हमारे देश में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, यूएसए यूके जैसे देशों में ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर भी रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर ये कर ही नहीं सकते, लेकिन ये दोनों चीज़ों को तो हमें ध्यान में रखना ही होगा। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा और फिर न्यूज़पेपर्स में इनको पढ़ भी लीजिएगा या फिर इंटरनेट में इनको पढ़ लीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योर स्टडीज, सी यू सून विथ इंग्लिश वर्जन और उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। जय हिंद।